हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ अच्छा है? तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, अब तक हमने क्या कर लिया था? अब तक हमने कर लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और हमने ये भी निकाले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा, डाइपोल की वजह से कितना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया और कंपटीशन में भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा, मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना लेक्चर शुरू। तो आज का जो टॉपिक है बेटा अपना है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखो बच्चों, जैसा कि नाम से क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल मीन्स, इक्वी का मतलब क्या होगा, इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब सरफेस, यानी कि हमारे पास कोई सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है, सेम है, उसे क्या बोल देते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी कि द सरफेस, ऐसा सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always remain same, the surface at every point of which, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर किसकी वैल्यू सेम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हमने एक ऐसा सरफेस भी पढ़ा था जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, याद करो, पढ़ा था ना। हाँ, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस में क्या होता है, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। बट यहाँ कौन सा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जिसके हर पॉइंट पर किस चीज़ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर कोई एग्जाम्पल ले तो आप सोचो मन में क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज है, यहाँ रखा है। अगर हम इमेजिन करेंगे इसके चारों तरफ का पोटेंशियल सेम होगा तो शेप कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान दोगे तो अगर मान लो मैं यहाँ एक स्फीयर ड्रॉ कर दूँ और इस स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो इस स्फीयर के सेंटर से, मान लो ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट कितनी दूर पे होगा, आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट ये भी आर डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट ये भी आर डिस्टेंस पे, ये वाला पॉइंट ये भी आर डिस्टेंस पे, और ये वाला पॉइंट ये भी क्या होगा, आर डिस्टेंस पे। यानी कुल मिला के सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा तो हर पॉइंट क्या होगा, मतलब हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल क्या आएगा, बराबर। तो इसका मतलब ये सरफेस कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मीन्स इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो ये जो स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गया। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज की प्लेसमेंट के ऊपर, चार्ज कैसा है या फिर वहाँ फील्ड कैसा है। हम आगे करेंगे कि कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस को। तो ये एक एग्जांपल था सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। ऐसे ही मान लो इसको हम थोड़ा सा, ये तो मैंने बता दिया एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये चार्ज था तो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, इसके बाहर ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ कहूँ यहाँ 50 वोल्ट है, यहाँ फिर 30 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है।
इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 50 है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 30 है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, 20 है। ठीक है, तो ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं। तो ऐसे और भी आगे आएंगे एग्जाम्पल्स में। अब इसके अलावा मान लो मैं, ये तो सिंगल पॉइंट चार्ज हो गया कि अगर मान लो मैं एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ चार्ज का, तो कैसा होगा। मान लो एक चार्ज ले लिया ना, ऐसा ये ले लिया हमने, चलो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चल यहाँ पर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो गॉस लॉ याद करो, उसमें बनाया था ना कुछ हमने गॉसियन सरफेस, कुछ इसी तरह का। तो मान लो यहाँ पर मैं क्या बना दूँ, एक सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ऐसा भी बना सकता हूँ, थोड़ा और बड़ा बना सकता हूँ। तो यहाँ भी मैंने तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखा दिए। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इन तीनों पे तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, मगर किसी भी एक पर पोटेंशियल बराबर होगा। वही जैसे मैं कहता हूँ यहाँ मान लो 50 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है और यहाँ 20 वोल्ट है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी शेप होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी डेफिनेशन से ही है। देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा। तो अगर पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियली बराबर होगा तो डिफरेंस कितना होगा ही नहीं, 0। यानी कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन any 2 point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, किसी भी 2 पॉइंट पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। यानी कि अगर मैं कहूँ कि VB माइनस VA करते थे ना, तो ये कितना आएगा, 0। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 आएगा अगर वो कहाँ हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, वो क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। No work is done in moving a charge from one point to another on an equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको मूव करवाना है चार्ज को, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0, तो वर्क भी कितना आएगा, 0। यानी कि इसके प्रूफ को समझें तो हमारे पास आता था WAB अपॉन Q0, VB माइनस VA आता था। बट यहाँ तो VA और VB दोनों बराबर हैं, A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल बराबर है, तो WAB अपॉन Q0 कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो WAB भी कितना हो गया, 0। यानी कि नो वर्क इज डन। तो देखो कितने चालाकी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ये आपको एक स्फीयर दे दिया, स्फीयर के सेंटर पे चार्ज दे दिया +Q, एक पॉइंट दे दिया A और दूसरा पॉइंट दे दिया आपको ये B। उसने कहा कि एक दूसरा चार्ज
जिसकी वैल्यू मान लो Q1 है, उसको मैं A से B लेकर आया इस रास्ते से, मान लो ये A R B इस रास्ते से मैं लेकर आया, और एक बार मैं सीधे यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, एक बार मैं इसको ऐसे लेकर आया, एक बार मैं सीधे ऐसे उठा के ले आया। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? एक तो पूछेगा इन दोनों में से वर्क किसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों में से वर्क किसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। ये कह सकता है कि वर्क निकालो दोनों केसेस के अंदर। तो ध्यान से देखो, हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो A से अगर B तक मूव करवाना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। अब A का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल तो B का है, क्योंकि एक भी पोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन होगा ही नहीं, चाहे यहाँ से ले आओ और चाहे यहाँ से ले आओ, तो वर्क दोनों ही केस में जीरो होगा, किसी में कम ज़्यादा होगा ही नहीं। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो कभी भी वर्क डन का क्वेश्चन आ जाए, कई बार ये तो चलो यहाँ नज़र आ रहा है, कई बार स्टेटमेंट देते हैं लंबी चौड़ी, पूरा दे देंगे। एक चार्ज है मान लो 5 माइक्रोकूलम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है किसी 10 माइक्रोकूलम के चार्ज में, उसको 1.10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हमने मूव करवाना है, और इस तरह से सारी मतलब स्टेटमेंट देने के बाद लास्ट में क्या देगा, और कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन निकालो। तो जहाँ वो नज़र आ जाए ना सॉरी गले में कुछ अटक गया बोलते बोलते तो जहाँ भी आपको ये नज़र आए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, वहीं क्या कर दोगे, वर्क डन जीरो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो इसको एक बार नोट करो या स्क्रीनशॉट लो ताकि बाद में आप नोट कर सको। तो पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज़। तो हम बढ़ते हैं अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या है। तो लेट्स सी कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस है, मान लो ये सरफेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने इसमें किया था ना कि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो ऐसे हमने इसके चारों तरफ क्या बना दिया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया था। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, ऐसे तो निकलेंगी, ये ऐसे निकलेंगे ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, ये सब के सब क्या हैं, सेंटर से निकल रही है, और सेंटर से जो लाइन जाती है सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर ही होती है। तो ये सब परपेंडिकुलर हैं, सब के सब। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने ध्यान करना है। तो इसमें प्रूफ अगर देखें कि क्या कैसे होगा, तो हमने देखो ये पढ़ा था रिलेशन डी वी इज इक्वल्स टू, या ई पढ़ा था हमने, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल। तो डी वी कितना हो जाएगा, माइनस ई डी आर, या इसको हम माइनस ई डॉट डी आर भी लिखते थे, ध्यान में ना। तो यहाँ पर डी वी कितना है, जीरो है, तो ई डॉट डी आर कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि ई डी आर कॉस थीटा कितना होगा, जीरो होगा। ये जीरो है तो कोस थीटा भी कितना होगा, जीरो होगा। तो कोस थीटा अगर जीरो तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, आगे करेंगे। तो इसको हम रब करते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी इस जो थर्ड प्रॉपर्टी है इससे रिलेट करती हुई है, और उससे सिमिलर क्वेश्चन तुमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, क्या कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can't intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को भी काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल, पहले पढ़ा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। कैसे होता है? तो मान लो हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक माना कि हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, समझो इसको कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये है, ये वाला। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाला है हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे है। अब हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस तरफ। मान लो पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, तो E1 हो गया। और जो ये वर्टिकल वाला ये ऐसे खड़ा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इधर है ना, देखो एक ऐसे खड़ा है तो इसका उधर, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका ऊपर, और ये जो वर्टिकल है वो ऐसे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ये E2। अगर ऐसे हो गया तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वही रीजन लिख देंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction, there will be two direction of electric field intensity which is not possible। और ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी का नंबर, ये भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ भी इसी से रिलेटेड है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, देखो E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अब यहाँ dV क्या है? कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली टू dr, E इज इनवर्सली टू dr, मतलब जहाँ फील्ड स्ट्रोंग होगा वहाँ dr कम होगा। अब ये dr क्या है? ये dr है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस। इस तरह से मान लो ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये मेरा दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान लो यहाँ पोटेंशियल 50 वोल्ट है, यहाँ पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये dr। तो अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो dr है ये कम आएगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, और अगर ये फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं? स्ट्रोंगर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, स्मॉलर विल बी द डिस्टेंस between two equipotential
सरफेसेस, ठीक है ना। स्ट्रोंगर द वैल्यू ऑफ ई, जितना स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉलर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। फील्ड अगर स्ट्रोंग है तो डिस्टेंस कम, फील्ड वीक है तो डिस्टेंस ज़्यादा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अलग अलग दे रखे हैं। अब इस तरह से मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे दिया आपको और कहा भाई एक पॉइंट है यहाँ ए और एक पॉइंट है यहाँ बी, और ये पूछ ले कि ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कहाँ पर फील्ड स्ट्रोंग है, ए पर या बी पर, तो आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है। कम का मतलब फील्ड स्ट्रोंग है। और एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ऐसे एक प्लस का चार्ज और है और यहां भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसका ऐसा होगा। अंतर है। यहां फील्ड लाइंस कम बनाई मैंने, मतलब फील्ड इसका कम था, यहां फील्ड लाइन ज्यादा बनी, इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग था। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप देखो ज्यादा है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप देखो कम है। तो इसका मतलब जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां गैप कम, जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां गैप कम, और जहां फील्ड वीक होगा, जहां फील्ड वीक होगा वहां ज्यादा आएगा। तो इनवर्स का रिलेशन है, फील्ड स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस कम, फील्ड कम डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और हर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मेक अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो पांचों प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से आपको याद रखनी है। और अब हम थोड़े से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने उसकी वजह से क्या बताना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाना है। तो कैसे होगा देखो। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबको पता है कैसे होती हैं। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये हो गई जी हमारी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा प्लेनर शेप का आएगा, यानी कि प्लेन के रूप में बनेगा। तो यहां ड्रॉ कर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो ये होगी इसकी ड्राइंग। एक, दो, तीन। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है।
मतलब यहाँ पर पोटेंशियल बराबर होगा। अगर मान लो ये प्लेट ए कह देता हूँ, ये शेप बी, ये सी, यानी कि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं। इसका पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, इसका वी बी हो जाएगा, इसका वी सी। और मैं तुमसे पूछ लूँ किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, सी का? बताओ, मन में सोचो, फिर आंसर बोलता हूँ मैं। अब कई बच्चे देखेंगे सर इक्विपोटेंशियल है, सबका बराबर ही होगा। नहीं, बराबर सिर्फ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मगर इन दोनों का अलग होगा। मान लो मैं कहता हूँ ये 40 वोल्ट है, तो हो सकता है ये 30 वोल्ट हो, ये 20 वोल्ट हो। ठीक है, तो किसका ज़्यादा होगा? लिख भी दिया मैंने, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, ए का बी से ज़्यादा होगा, बी का सी से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है ना? जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है उधर ही तो होती है डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिक्रीज इधर हो रहा है, तो इसकी कम, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये शेप हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हमारे पास क्या हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इसी तरह अगर पूछ लें ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो ये तो कई बार बना के दिखा ही चुका हूं तुम्हें। मान लो भी सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस का है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, ये तो हो गई फील्ड लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? तो इसके चारों तरफ अगर इक्वल डिस्टेंस मान के स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल शेप में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? यहाँ होगा, फिर इससे कम, फिर उससे कम, यानी कि 2 पॉइंट दे दें ए और बी, और ये पूछ ले किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो तुम बता सकते हो ए बी का। और मैं पूछ लूँ वी ए माइनस वी बी कितना होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? तो तुम क्या कहोगे? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का कम है, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर वी बी माइनस वी पूछता तो क्या आता? नेगेटिव। ऐसा ही सेम केस अगर हम नेगेटिव चार्ज के साथ करेंगे, यानी कि ये तो प्लस हो गया, ठीक है, इसी में बना के दिखाता हूँ आपको। अगर मान लो मैं यहाँ प्लस की जगह क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ, फ़र्क कितना आएगा? जितनी भी एरो हैं सब के सब अंदर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अंदर होता है ना, तो ये अंदर आ जाएगा सारा, और कुछ नहीं, बस अंदर की तरफ। अब पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? बी का। ए का क्या होगा? कम। तो अब वी ए माइनस वी बी करूँगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, कि पोटेंशियल की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज। इसी तरह हमारे पास मान लो डाइपोल आ जाए, डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से कैसा होगा? थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं, थोड़ा खुले में बनाते हैं। तो हमारे पास पूरा बोर्ड है तो कंजूसी नहीं करनी। लो जी, डाइपोल के केस में बना देते हैं। तो ड्यू टू डाइपोल क्या होगा? डाइपोल तो सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक हमारे पास प्लस का चार्ज है, एक हमारे पास माइनस का चार्ज है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने ड्रॉ करी है ना, पॉजिटिव से ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ये बाहर आ जाएंगे, यहाँ अंदर, ये सारे एरो अंदर की तरफ, ये सारे एरो बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमें पता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट तो सकते नहीं हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से शेप कैसी भी बनाई थी? ये बनाई थी स्फेरिकल, तो यहाँ बना लो भाई। ऐसे ही यहाँ भी बनेगी, नेगेटिव के चारों तरफ भी क्या थी? स्फेरिकल। ठीक है, एक और बना लो जी, लो एक नीले का बना लें। तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल कट सकती नहीं, तो ये बीच में जो लाइन है ये एज इट इज रह जाएगी ना, इधर मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं होगा।
ठीक है, यानी इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ नेट पोटेंशियल क्या आएगा, 0, जैसा हमने न्यूमेरिकल में किया था। ठीक है, तो वो नेट पोटेंशियल वहाँ 0 आएगा, सिर्फ इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, इधर पॉजिटिव का बना दो, इधर नेगेटिव का बना दो, ये हो जाएगा ड्यू टू डाइपोल। और अगर मान लो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, 2 पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इसमें कैसा बनेगा, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव की वजह से तो ये बन ही रहा है स्फेरिकल, ये तो बन ही रहा था। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का पोटेंशियल जुड़ जाता है, इसलिए लास्ट में एक सरफेस आपने बस इस तरह का ड्रॉ कर देना है। तो अगर 2 पॉजिटिव की वजह से पूछे या 2 नेगेटिव की वजह से पूछे तो शेप ऐसे बनानी है, और डाइपोल की वजह से पूछे तो शेप ऐसे बनानी है। ठीक है, तो ये था बेटा अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से करना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम बड़ा मज़ेदार लेकर आने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसके भी न्यूमेरिकल्स कंप्यूटेशन और बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो वेट कीजिए उस लेक्चर का, तब तक इस लेक्चर को कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।